सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे वीडियोस जल्दी से जल्दी लाए जाए, तो एज़ पर योर डिमांड वी आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू फुलफिल योर डिमांड, बट ड्यू टू सम कंस्टेंट्स वी आर अनेबल टू अपलोड द वीडियोज़ रेगुलरली। लेकिन अब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलें। उसके लिए हमको जिस प्रकार की भी मेहनत करनी पड़ रही है, जिस प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, हम सारी समस्याओं का सामना करके आपके लिए हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसके पहले 2 वीडियोस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कवर हो चुके हैं और 4 वीडियोस बिजनेस इकोनॉमिक्स के कवर हो चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया भी था, अकाउंटिंग का जब डिफिनीशन आपको हमने समझाया था तो हमने बताया था कि अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जनरल। सो रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जनरल इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप ये सारे फंक्शंस को लिख सकते हैं वहाँ पे। द सेकेंड वन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज क्लासीफाइंग विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स। हमने जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया तो वहाँ पे हमने कोई बाइफरकेशन नहीं किया। अब वो ट्रांजेक्शन चाहे किसी भी नेचर का हो, किसी भी अकाउंट को इफेक्ट कर रहा हो, सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही किताब में हमने रिकॉर्ड कर लिया, एक ही बुक में, जिसको हम जर्नल कहते हैं। But now we need to bifurcate the different kinds of transactions in different kind of groups. जो transactions एक नेचर के हैं उनको एक अकाउंट में पुट अप कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर के होते हैं उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, एंड द सेपरेट अकाउंट विल बी टर्म्ड एज लेजर। तो यहाँ पे हम क्लासीफाइंग में लेजर्स को ही प्रिपेयर करते हैं। रिकॉर्डिंग में हम जनरल प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इन क्लासीफाइंग वी आर प्रिपेयरिंग लेजर्स फॉर द डिफरेंट अकाउंट्स। थर्ड वन इज समराइजिंग। अब जब हम लेजर्स बना लेते हैं तो लेजर्स के बैलेंसेस निकालते हैं। लेजर का बैलेंस या तो डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा, और जो भी उसका बैलेंस होगा उसको हम एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, जिस स्टेटमेंट का नाम होगा ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। रिकॉर्ड करने के बाद जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको एक ग्रुप में यानी एक अकाउंट में रख देंगे। उसके बाद से सारे लेजर्स के बैलेंसेस निकालेंगे, और लेजर के बैलेंसेस निकालने के बाद हम उनको एक ट्रायल बैलेंस में पुटअप कर देंगे उनके बैलेंसेस के साथ। तो दिस इज कॉल्ड समराइजिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, तीसरा समराइजिंग हो गया, एंड द फोर्थ वन इज इट डील्स इन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जो आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आपके कोई सेंटिमेंटल ट्रांजेक्शन से या फिर किसी सेंटिमेंट से, इमोशन से डील नहीं करती है। इट ऑलवेज डील इन ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। ये केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के डील करती है। पांचवा है एनालाइजेज एंड इंटरप्रेट्स द डेटा। अब हमने जब समराइज कर लिया तो समराइज करने के बाद हमको अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का विश्लेषण करना होता है। हमको ये देखना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, हम प्रॉफिट में हैं कि हम लॉस में हैं। ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं, और ये चीज़ें हम देखते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के अंदर, अगेन विच इज़ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग डील्स इन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, एनालाइजेज एंड इंटरप्रेट्स द डेटा, एंड द सिक्स्थ वन इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द नीडी। यानी हमने जो पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, उससे हमने एनालाइज किया, उससे हमने कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए, ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेट करनी होती है उन सारे लोगों को जो लोग हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हैं। दैट मीन्स द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस, वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम। हमको उन सारी चीज़ों को उन लोगों को बताना होता है जिनको भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। लेट मी रिवाइज। Recording the business transactions in general, the first one function and the most important one function of accounting, recording business transactions in general. The second one is classifying with the help of accounts. The third one is summarizing, that is preparing the trial balances.
Fourth one is deals only in financial transactions. Fifth one is analyzes and interprets the data. And the sixth one is communicates the information to the needy. So this is the function. These are the functions of accounting. Now what next? The next one thing is that relevant aspects of accounting. अकाउंटिंग हम जब भी करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में. वी कैन नॉट रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपके मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली. रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में का मतलब क्या है? हमारे अकाउंटिंग के लिए कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं और कौन सी चीज़ें इररेलेवेंट हैं, यानी कौन सी चीज़ें हमारी अकाउंटिंग के लिए उपयोगी हैं और कौन सी चीज़ें उपयोगी नहीं हैं. तो सबसे पहले हमारे बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, लेट मी रिपीट, हमारे बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ऑल द इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स फॉर आवर अकाउंटिंग. तो हमारे बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होंगे, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगे, वो हमारे अकाउंटिंग के रेलेवेंट एस्पेक्ट्स होंगे, वो हमारे अकाउंटिंग के लिए उपयोगी होंगे. And these events can be external event and also these events can be internal event. अब वो जो इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हो सकता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल हो, वो इकोनॉमिक इवेंट्स एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकता है कि वो इकोनॉमिक इवेंट्स इंटरनल इवेंट्स हो, बट इट डज नॉट मैटर. द मैटर इज दैट दे आर द इकोनॉमिक इवेंट. यदि हमारे बिजनेस में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, देन इट इज रेलेवेंट फॉर द अकाउंटिंग. Because we need to keep in accounts all the transactions which are financial and economic in nature. For example, आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे, दिस इज एन एक्सटर्नल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे हम सामान बाहरी लोगों को बेच रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो एक्सटर्नल इवेंट हुआ. अब इसको तो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. दूसरा, इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब आप लोग कहेंगे कि रॉ मटेरियल हमारे ही कंपनी में किसी दूसरे डिपार्टमेंट से किसी तीसरे डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है. अन्यथा जो व्यक्ति रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट का हेड है और जो व्यक्ति प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, ये लोग आपस में मिल के हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर सकते हैं. इसलिए इसका भी लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं. जैसे अगर हम आप मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर हैं या फिर आप एक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट परचेज मैनेजर हैं, तो हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट का जो भी रॉ मटेरियल हो वो आप अपने घर पे सप्लाई कर देते हो. उसका हिसाब किताब नहीं होगा तो आप तो घर पे भी सप्लाई कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि वो रखा किस लिए गया है? वो कंपनी के लिए रखा गया है, वो कंपनी में सामान बनाने के लिए रखा गया है. तो इसीलिए इसकी भी रिकॉर्डिंग करना, यदि रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से यानी परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक कोई सामान मूव होता है, कोई भी सामान मूव होता है, तो उसकी भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है. तो इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि हमारे बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इवेंट्स एक्सटर्नल हो, चाहे वो इकोनॉमिक इवेंट्स इंटरनल हो, वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक इवेंट्स. अगला है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन. हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को केवल रिकॉर्ड करना, उनको पहचानना, उनको मेजर करना अकाउंटिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है. अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको मनी के टर्म्स में मेजर करना, उनको रिकॉर्ड करना, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उनको इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट करना. दिस आर द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. यानी अकाउंटिंग का मतलब केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं होता है. हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस. अक्सर पूछा जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस. हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. अभी आपके पास समय है, वीडियो को पॉज करिए और तुरंत आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. अभी मैं बताता हूँ. कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनकी सहूलियत के लिए हम बता देना चाहेंगे. बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ ओनली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन बुक्स. इसका नाम ही है बुक कीपिंग. उसको हिंदी में कहते हैं पुस्त पालन. यानी पुस्तकों में ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज एनफ फॉर द बुक कीपिंग. लेकिन अकाउंटिंग के लिए ये बात एनफ नहीं है, ये बात सफिशिएंट नहीं है. अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर ओनली द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस.
अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनको एनालाइज किया जाता है, उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, उनसे कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, एंड फाइनली उन ट्रांजैक्शंस को, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट किया जाता है। यानी अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड बुक कीपिंग इज अ नैरोवर कंसेप्ट। अकाउंटिंग में केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं आता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनको एनालाइज करना, उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालना और उन ट्रांजैक्शंस को अपने इंटरेस्टेड पार्टीज तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट इन बुक कीपिंग इट इज़ लिमिटेड ओनली टिल द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने तक ही सीमित रहता है। आगे हम बात करें तो अगला रेलेवेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। हम अकाउंटिंग कभी कभी अपने इनकम का भी करते हैं, कभी कभी अपने सोर्सेस, अपने इनकम के सोर्सेस का, अपने एक्सपेंडिचर के सोर्सेस का भी करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग डज नॉट कंसिडर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अकाउंटिंग इंडिविजुअल्स के रिकॉर्ड्स को रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अकाउंटिंग कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज द बिजनेसेस. The businesses can be not for profit businesses, the business can be the profit making businesses. बस यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे बिजनेस में ही अकाउंटिंग होती है, बिजनेस की अकाउंटिंग को ही कंसिडर किया जाता है, बाकी इंडिविजुअल्स की जो अकाउंटिंग होती है दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट. सो एन एंटिटी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज either for profit or not for profit. It can be sole proprietorship, partnership, cooperative society और कंपनी. यानी आप चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उन सारे बिजनेसेस में यू नीड टू यू नीड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन्स. आपको सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उसके लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं. चौथा रेलेवेंट एस्पेक्ट है इंटरेस्टेड यूजर्स. अब हमने आपको, जैसा कि बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अकाउंटिंग केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने तक लिमिटेड नहीं है. इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है, उनसे कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं और फाइनली उन रिजल्ट्स को अपने इंटरेस्टेड यूजर्स तक कम्युनिकेट किया जाता है. तो अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड यूजर्स को भी कवर किया जाता है. इंटरेस्टेड यूजर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर यानी ऐसे यूजर्स जो हमारी कंपनी के अंदर हैं. अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग. अब उसमें ऑप्शन दे देगा कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर एंड मैनेजमेंट. तो भाई मैनेजमेंट ही तो इंटरनल पार्टी है, तो मैनेजमेंट ही हो जाएगी हमारी इंटरेस्टेड यूजर, इंटरनल इंटरेस्टेड यूजर. तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ सकता है, फाइनेंशियल ऑफिसर आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट आ सकता है, बिजनेस यूनिट के मैनेजर्स आ सकते हैं, प्लांट मैनेजर्स आ सकते हैं, स्टोर मैनेजर्स आ सकते हैं, लाइन सुपरवाइजर्स आ सकते हैं, एटसेट्रा. ये सभी लोग इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं. सीधी सीधी बात यदि हम कहें तो हमारे मैनेजमेंट के जितने भी लोग होंगे सब लोग इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आ जाएंगे. अगला है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. इनको हम आउटसाइडर्स भी कहते हैं. ये हमारे बिजनेस के ऐसे लोग होते हैं, बिजनेस से संबंधित लोग, बिजनेस के नहीं, बिजनेस से संबंधित ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंटरेस्ट होता है. जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स. अच्छा, शेयर होल्डर्स एक्सटर्नल यूजर्स में नहीं आएंगे. पहली चीज़, शेयर होल्डर्स आर द इंटरनल पार्टीज. शेयर होल्डर तो इंटरनल यूजर्स में ही आने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. अब पता नहीं क्यों यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर में दिया है. भाई वो तो हमारे बिजनेस का मालिक है ना, तो अंदर का ही आदमी है. क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस, स्टॉक एक्सचेंजेस, कस्टमर्स एक्सेट्रा. सप्लायर भी हो सकता है आपका. ये सभी लोग एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. यानी ऐसे यूजर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर तो नहीं है बट येट दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. लेकिन फिर भी वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है, तो दे आर सेड टू बी द एक्सटर्नल यूजर्स. अब एक्सटर्नल यूजर्स में नाम आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेज हैं? अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेज हैं. द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग. लेकिन इसके अलावा और भी अकाउंटिंग होते हैं. अभी आप इसमें 3 ही दिया है. इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में भी है. गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट भी अकाउंटिंग करती है.
टैक्स अकाउंटिंग भी होता है, ये आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दिस ऑल आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो फाइनेंशियल होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे ट्रांजेक्शन्स आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में बताएंगे। जैसे सबसे पहले कॉस्ट का मतलब हम आपको बता देना चाहेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने से पहले किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है। अब जब उस फैक्ट्री में बनता है तो उसको बनाने में कुछ खर्चे आते हैं। जो वो खर्चे आते हैं उसको टेक्निकली वी सेड दैट इट इज़ ए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट का कॉस्ट कहते हैं। अब उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालने के लिए वी नीड टू यूज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग अपने बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका ऑडिट करते हैं, उनको सही तरीके से चेक करते हैं और ये एनालाइज करते हैं वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर टास्क इन अ बेटर मैनर और नॉट। इसके अलावा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हम ये निकालते हैं अपने बिजनेस पे लगने वाले टैक्सेस। जैसे हमारे बिजनेस पे दो प्रकार के टैक्स लग सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारे बिजनेस पे कितना डायरेक्ट टैक्स लगता है, कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, वी नीड टू कैलकुलेट, और उसको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू यूज़ टैक्स अकाउंटिंग। अगला है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो जैसे हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का और प्राइवेट बिजनेसेस का अकाउंटिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट बिजनेसेस का भी अकाउंटिंग होता है। और जब गवर्नमेंट बिजनेसेस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अकाउंटिंग होता है, देन इट इज सेड टू बी द गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, अपने डिपार्टमेंट्स का अकाउंटिंग करती है। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इस समय आपको पता है कि हमारे देश में एक एक्ट पास किया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, शॉर्ट में इसको CSR कहते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि यदि आप एक कंपनी हैं तो आप सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द सोसाइटी, सो दैट्स वाई दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज के लिए कुछ करें। और समाज के लिए करेंगे कैसे, उसके लिए हमारे देश में बनाया गया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। ये कहता है कि जो भी कंपनी हमारे बिजनेस में पैसा कमा रही है, उस कंपनी को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम कितना करें, जब हम किस प्रकार का टर्नओवर कमाएं, ये सारी चीज़ें वी नीड टू स्टडी इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कितनी है, कितना एक्सपेंडिचर हमको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, ये हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पढ़ना होता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जो लेक्चर्स कवर हो चुके हैं प्लीज़ रिवाइज इट, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट्स ऑल।